हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दावा, बोले 2019 में गिर जाएगी मोदी सरकार। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर इन दिनों देश की सियासत खामखा गरमाई हुई है, मगर सभी को इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 2014 से सत्ता पर काबिज मोदी सरकार और आरएसएस 2019 के लोकसभा चुनाव आते ही राम मंदिर बनाने की अधजोर कोशिश करने लगे हैं। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी है, लेकिन एक बार फिर अयोध्या मुद्दा तो गरमा ही गया है। इस बीच महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ने कहा कि अगर मोदी सरकार राम मंदिर नहीं बनवा पाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने आगे कहा, यह पहली बार है कि इस राजनीति विचारधारा की पूर्ण बहुमत की सरकार है जो चुनाव में मंदिर बनवाने का वादा करके सत्ता में आई थी। अगर फिर भी इस सरकार में मंदिर नहीं बन पाता है तो मोदी सरकार को सत्ता में रहने की कोई अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे 25 नवंबर को अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उद्धव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाएंगे कि राम मंदिर क्यों बनवाने की जरूरत है। उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी ने शिवसेना द्वारा याद दिलाए जाने के बाद ये मुद्दा उठाया है। बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक कदम जाते हुए पिछले दिनों बयान दिया कि अगर हम राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तो इसमें 1000 साल लग जाएंगे। यह बात किससे छिपी नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना एक ही थाली के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों की राजनीति भी लगभग एक है। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को उकसाकर और आरोप प्रत्यारोप लगाकर राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में है। वोट लेने की लालच में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाले के सबसे बड़े कोर्ट उच्च न्यायालय की भी अवहेलना करने से बाज नहीं आए। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद अपनी अपनी सुविधा अनुसार बयानबाजियां कर रही है। उधर मोदी सरकार सालाना 2 करोड़ पगार न दे पाने, गंगा की सफाई, नक्सलवाद, महंगाई, पेट्रोल, डीजल जैसे तमाम मुद्दों पर विफल हो चुकी है। राफेल विमान मसले पर पूरी तरह से घिर चुकी मोदी सरकार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए राफेल के सवाल पर सरकार का कोई भी मंत्री बचता फिर रहा है। लेकिन फिर भी जनता को ये सभी मूलभूत चीजों के जवाब नहीं चाहिए, उन्हें मंदिर चाहिए। अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाली बीजेपी 3000 करोड़ में बनी पटेल की मूर्ति पर जश्न मना रही है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी गुजरात में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गुजरात के शहरी क्षेत्रों में इस मूर्ति के बनने से लोग बहुत उत्साहित हैं, लेकिन मूर्ति के आसपास के गांवों के हजारों आदिवासी 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। 31 अक्टूबर यानी मूर्ति के लोकार्पण के दिन करीब 75,000 आदिवासी एक साथ प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इन आदिवासियों का कहना है कि वो गुजरात के महान बेटे सरदार पटेल के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किए जाने रहे दमन और शोषण के खिलाफ है। विरोध कर रहे आदिवासियों का कहना है कि गुजरात सरकार ने विकास के नाम पर हमारी जमीन तो ले ली, लेकिन मुआवजा नहीं दिया है और न ही पुनर्वास करवाया। हैरानी की बात तो यह है कि आदिवासियों की बस्तियों को उजाड़कर 3000 करोड़ की लागत से बनाई गई इस प्रतिमा का बीजेपी जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम ने कहा कि इस दिन पूरा देश एकता के लिए दौड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित इस दौड़ में देशवासियों को बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी जो विश्व में देश का मान बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में जब मायावती ने दलितों और पिछड़े वर्ग के महान कवियों और लेखकों की मूर्तियां बनवाई थी, तो उस वक्त बीजेपी ने मायावती के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। मायावती यह आरोप भी लगा चुकी है कि बीजेपी को दलितों और पिछड़े वर्ग के महापुरुषों से दिक्कत है, इसलिए वो इन महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों पर सवाल खड़ी करती है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो बीजेपी मायावती द्वारा अंबेडकर की मूर्तियों पर पैसे खर्च किए जाने पर आपत्ति दर्ज करती थी, वह आज किस मुंह से सरदार पटेल की मूर्ति पर 3000 करोड़ खर्च कर जश्न मना रही है? क्या बीजेपी देश के महापुरुषों में भी जाति के आधार पर भेदभाव करती है? भारत में बिजनेस करके माल्या और नीरव मोदी विदेश भाग जाते हैं, क्या यही इज ऑफ डूइंग बिजनेस है?
मोदी सरकार विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में भारत की छलांग पर सीना चौड़ा कर रही है, लेकिन हकीकत इसके कई उलट है। 31 अक्टूबर को आई इस लिस्ट में भारत 23 अंकों की छलांग लगाते हुए 77वें पायदान पर आ गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि किसी देश में कारोबार करने के लिए आसानी से उपयुक्त संसाधन मौजूद हो। ये संसाधन सरकार मुहैया कराती है। व्यापारिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कारोबार करने के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार होने के कई क्षेत्रों में लाभ होगा, लेकिन किस क्षेत्र में क्या लाभ होगा ये विशेषज्ञों को भी नहीं मालूम है। आंकड़े भले ही दिखाए जाए। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आने पर मोदी सरकार पर सवाल उठने लगा है कि जब लोगों की नौकरियां मिल नहीं रही, पीएम मोदी द्वारा वादा करने के बाद भी नए रोजगार के दरवाजे बंद है, लघु सूक्ष्म एवं माध्यम लोगों उद्योग घाटों में रहने के कारण बंद होने के कगार पर है, तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फायदा मिल किसको रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की प्रोफाइल ने मोदी सरकार में ईज ऑफ इंडिया बिजनेस के लाभान्वित उद्योगपतियों की लिस्ट दिखाई है। इसमें बताया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे ज्यादा फायदा जिसे हुआ उनमें नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी सबसे आगे की कतार में शामिल है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, जिसने भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया और विदेश भाग गया। नीरव ने पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 13,400 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया है। नीरव मोदी तब और चर्चा में आया जब उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दावोस की आर्थिक समिट में सामने आई थी। तब नीरव मोदी और मोदी सरकार की नजदीकियां खुलकर सामने आई थी। शराब कारोबारी और उद्योगपति विजय माल्या ने भी बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर गबन किया है। कर्ज ना चुका पाने के पर विजय माल्या 2016 में देश छोड़कर विदेश भाग गया। हालांकि विजय माल्या ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उसने भारत छोड़ने से पहले मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। फिर वित्त मंत्री को सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने विजय माल्या के बैंक घोटाले के बारे में जांच एजेंसियों को सूचित क्यों नहीं किया? यानी अरुण जेटली और विजय माल्या का इस बैंक घोटाले से संबंध जरूर है। मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,400 करोड़ का घोटाला करने का मुख्य आरोपी है। अदालत नीरव मोदी और मेहुल केस की सुनवाई कर रही है। परिवर्तन निदेशालय ने मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। वही मोदी सरकार में विक्रम कोठारी ने भारतीय बैंकों का 3,600 करोड़ का कर्ज लेकर घोटाला किया। नितिन संदेशरा ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया, जबकि छोटे बड़े ऐसे दर्जन भर कारोबारियों के नाम है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज लिया लेकिन चुकाया नहीं। ऐसे में यह साफ है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में उद्योगपतियों को जमकर पैसा बांटा, जिसकी वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ता चला गया और बैंक मंदी की मार झेलने पर मजबूर हो गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है। इसमें कई अलग अलग पैरामीटर देखे जाते हैं। तो क्या मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर सिर्फ चंद बड़े उद्योगपतियों को कमाने का मौका दे रही है, जबकि छोटे कारोबारियों को नोटबंदी और जीएसटी करके उनके बिजनेस कम नहीं कर रही है? यह साफ है कि मोदी सरकार में बिजनेस करने में अड़चने आम कारोबारियों को आ रही है, बल्कि बड़े कारोबारी आजाद है। एमपी के वरिष्ठ भाजपा नेता बोले, खत्म हो चुके हैं मोदी लहर, अब कैंडिडेट भरोसे है बीजेपी। मोदी लहर के दम पर लगातार एक के बाद एक 21 राज्यों में सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का बयान सुनने की शायद ही क्षमता हो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2014 वाली नरेंद्र मोदी लहर को इस बार नकार दिया है। उनके अनुसार अब नरेंद्र मोदी का जादू इस बार वैसा नहीं होने वाला जैसे 2000 चुनाव में था। इसी के साथ बाबूलाल गौर ने यह भी कहा कि यदि बीजेपी 2019 में अपनी सरकार फिर से देखना चाहती है तो उसे इस बार प्रचार के साथ साथ अच्छे उम्मीदवारों को भी टिकट देकर मैदान में उतारना होगा। मध्य प्रदेश और 2019 के लोकसभा चुनाव के नजदीकी को देखते हुए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की इस प्रकार के बयान के बाद न सिर्फ पार्टी को इससे नुकसान होगा, बल्कि पार्टी के बाकी नेताओं की आवाज भी और मुखर होगी। साथ ही साथ इस बयान को उनकी पार्टी से नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बाबूलाल गौर भोपाल की गोविंदपुरा सीट से पिछले 44 सालों से जीतते आ रहे हैं। बाबूलाल गौर की 75 पार उम्र को देखते हुए बीजेपी में उन्हें टिकट दिए जाने की संभावना कम ही है। इसी कारण बाबूलाल चाहते हैं कि उनकी पारंपरिक सीट उनकी पुत्रवधू कृष्णा गौर को इस बार पार्टी टिकट दे। मध्य प्रदेश के 28 नवंबर को मतदान होने हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी ने आज अपनी उम्मीदवारी लिस्ट जारी की है।
बाबूलाल गौर की गोविंदपुरा सीट अभी इस लिस्ट से बाहर है तथा दूसरी लिस्ट में वह उम्मीद रखे हुए है कि पार्टी उनकी पारंपरिक सीट को उन्हीं के परिवार के सदस्य को दे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 15 सालों के कार्यकाल के बाद भी राज्य भुखमरी जैसे मुद्दे जीवित है। व्यापम घोटाले में भी सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार मोदी लहर के दम पर मध्य प्रदेश सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए मोदी मैजिक होना पार्टी को सत्ता से बाहर रख सकता है। बीजेपी सांसद श्यामचरण गुप्ता का अपनी सरकार पर तंज, बोले मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी सांसद श्यामचरण गुप्ता का अपनी सरकार पर तंज, बोले मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये नारा बीजेपी और संघ ने दिया था, मगर बीजेपी सांसद श्यामचरण गुप्ता का कहना है कि हम किसी कीमत पर ये नहीं बताएंगे कि मंदिर कब बनाएंगे। राम मंदिर निर्माण में हो रही सियासत पर संघ और साधु समेत अब बीजेपी सांसद भी मोदी सरकार पर खुलकर तंज करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी सांसद का कहना है कि हम लोग मंदिर को लेकर तारीख भले ही न बताएं, लेकिन उनके नाम पर वोट जरूर ले लेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जैसे तैसे करके वोट लेने के लिए मगर जरूरत पड़ने पर मूर्तियां लगा देगी और बड़े बड़े वादे कर देगी। श्यामचरण गुप्ता ने कहा कि मीडिया राम भक्तों के नाराज होने की बात फैला रहा है, मगर ये गलत है क्योंकि अयोध्या को छोड़कर देश में जगह जगह पर राम मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार की राम की मूर्ति बनाने पर कहा कि भगवान राम की 152 नहीं बल्कि 252 फीट ऊंची मूर्ति बननी चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि लोग गलत सवाल करते हैं कि मंदिर कैसे बनेगा। मंदिर तो ईंट, बालू और सीमेंट से बनेगा और उसके लिए रास्ता भी बुलडोजर के जरिए साफ किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी सरकार राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा राम मंदिर के लिए प्राइवेट बिल शीतकालीन सत्र में पेश कर सकते हैं। फिलहाल राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। ऐसे में संघ लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बना रही है कि वो मंदिर के लिए संसद में कानून ले आए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।